सादा प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत तय है कि आज का विषय हमारा विशुद्ध रूप से चुनावी नतीजों पर केंद्रित रहेगा। दो राज्यों में चुनाव हुए। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण थे कि एक तो 10 साल बाद चुनाव हुए और दूसरा धारा 370 के तमाम प्रावधानों की समाप्ति के बाद पहली बार विधानसभा के संदर्भ में जनादेश का अवसर आया था। 3 चरण में ये चुनाव आयोग के द्वारा कराए गए थे। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए। बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। चुनाव नतीजों पर न केवल जम्मू कश्मीर की जनता को बल्कि देश और दुनिया की दिलचस्पी बनी हुई थी। नतीजे आए। वहीं हरियाणा के संदर्भ में भी चुनाव में दिलचस्पी एक तो इसलिए रहती है कि दिल्ली से सटा हुआ राज्य है, अपनी आक्रामकता के लिए, अपनी अलग शैली के लिए जाना जाता है। हरियाणा में 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी काबिज थी, लेकिन हवा ऐसी बनी हुई थी कि इस बार भाजपा को सत्ता बचाना बहुत मुश्किल जाएगा। और एग्जिट पोल ने तो पूरे देश में वातावरण कर दिया था कि भाजपा के लिए अब कुछ बचा नहीं है, उसे अपने चारपाई उठा लेनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस का बिस्तर बिछने का समय आ गया है। पर आज के नतीजों ने चौंकाया। एग्जिट पोल हरियाणा में सिरे से खारिज हुए और जम्मू कश्मीर के संदर्भ में एकदम सटीक बैठे। अब किस तकनीक का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में हुआ, किस तकनीक का इस्तेमाल हरियाणा में हुआ, ये समझ से परे है। कांग्रेस चुनाव नतीजों से हतप्रभ है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के चुनावी इतिहास में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल हुई थी तो उसकी 47 सीटें आई थी। आज अंतिम आंकड़ा 48 पर आकर रुका है। वहीं इसके मुकाबले जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने 48 सीटें जीतकर सरकार बनाने के संदर्भ में वो आंकड़ा प्राप्त कर लिया है जिसकी उसे जरूरत थी। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो इस पूरे घटनाक्रम के दौरान है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की अतीत में सहयोगी रहे दोनों राजनीतिक दल इस चुनाव में पानी भी नहीं मांगे। हरियाणा के संदर्भ में बात करते हैं तो जननायक जनता पार्टी जो 4.5 साल तक भाजपा के साथ सत्ता में साझेदार थी 2019 से, उसको एक सीट पर भी जीत नसीब नहीं हुई। 10 सीटें जीतने वाली जननायक जनता पार्टी को 2024 में खाली हाथ रह जाना पड़ा है। खाली हाथ की पराकाष्ठा यह है कि उसे कुल मतों का 1% भी मत तक प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि 5 साल पहले इस पार्टी को 15% हरियाणा की जनता ने सर आंखों पर बिठाया था। वैसी किस्म के हालात जम्मू कश्मीर में देखने को मिले। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के साथ 2015 में सरकार बनाने में सफल रही पीडीपी इस चुनाव में पानी नहीं मांगी है। सबसे बड़ा राजनीतिक दल रहा पीडीपी इस चुनाव में महज 3 सीटें जीत पाया। महबूबा मुफ्ती पर तो मानो स्यापा ही हो गया। इसलिए हो गया कि लोकसभा चुनाव में महबूबा मुफ्ती चुनाव हार गई थी। इस बार उन्होंने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था पर अपनी बेटी को चुनाव लड़ाया था। मां लोकसभा हारी, बेटी विधानसभा हार गई। कुल जमा 3 सीटें पीडीपी के हिस्से में आई है। तो इस रोशनी में चुनाव परिणामों को समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की हालत को भुरा कर कुल मिला के हरियाणा का जश्न मनाने की तैयारी में है। जम्मू कश्मीर की हार को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को संदेश दिया है हरियाणा में जीत की दिवाली मनाई जाए। 9:30 बजे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता रोशनी बिखेरेंगे। दिवाली 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के द्वंद्व में उलझी है, पर भारतीय जनता पार्टी ने 8 अक्टूबर को ही दिवाली मनाने का फैसला किया है। इस रोशनी में हम बात करते हैं। हमारा आज का विषय है इधर कमल बरकरार उधर अब्दुल्ला पर एतबार। इस रोचक राजनीतिक चर्चा के लिए 4 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान है, भारतीय जनता पार्टी के सुदीप प्रवक्ता है। उनके पास मुस्कुराने का पर्याप्त कारण है। जब देश का शीर्ष नेतृत्व भाजपा का दिवाली मनाने का आह्वान कर रहा है तो वीरेंद्र चौहान इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिवाली वाली मुद्रा में न रहे तो फिर क्या मजा। मनोज राठी हमारे साथ में प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के। बहुत उम्मीदों के साथ में सुबह तैयारी कांग्रेस के मुख्यालय और हुड्डा जी के निवास पर दी, पर जश्न भाजपा में बन रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी मनोज राठी हमारे साथ बैठे हैं। इसके इस साहस के लिए सलाम करते हैं। हमारे साथ जगदीप सिंह जी है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के जम्मू से। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक हालात पर हमसे बात करेंगे और इन सबके बीच में अपनी बेबाक राय देने के लिए ख्यात हम सबके बेहद सम्मानीय वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग जी भी साथ है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी से करते हैं। कमाल है ना वीरेंद्र जी, जम्मू कश्मीर में हार के बावजूद भी देश में दिवाली मनाने का आह्वान। माहौल बनाना कोई सीखे तो भाजपा से सीखे। क्या कहते हो चौहान साहब?
देखिए, जम्मू कश्मीर में जो हुआ है उसको हार का दर्जा नहीं दिया जा सकता। हम हर जगह बढ़े हैं। और मैंने पिछली बार जब मैं आपके साथ था चर्चा में 2 दिन पहले जब एग्जिट पोल आए थे, तब भी एक बात कही थी शिवमंगल सिंह सुमन जी की कविता दोहराते हुए कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। हम तो भगवान कृष्ण के योगीराज के अनुयायी हैं जी। हम हार जीत में समान रह सकते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब कोई एग्जिट पोल भूले से भी, आपने भी शायद यही कहा था कि एक भी तो एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी की जीत की तरफ इशारा नहीं कर रहा, जब सारे एग्जिट पोल हमें हरा रहे थे। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी, आप साक्षी हैं, आपका चैनल साक्षी है, वीरेंद्र सिंह चौहान जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता के नाते तब भी मुस्कुरा रहा था और मैंने ये कहा था हम बहुमत के आंकड़े को छुएंगे, बहुमत के आंकड़े के पार जाएंगे और कहीं थोड़ी बहुत रत्ती भर कसर भी रह गई तो हम सरकार बनाने के अवसर से दूर नहीं होंगे। हम चीजों को सही ढंग से प्रबंधन करना जानते हैं, हमें जनता का आशीर्वाद मिलने वाला है, ये मुझे पक्के से विश्वास था। तो यूं नहीं कह सकते कि आज मैं अगर मुस्कुरा रहा हूं तो इसमें कुछ भिन्नता है। एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल दोनों में भारी अंतर था, लेकिन मैं तब भी आत्मविश्वास के साथ आपके साथ बात कर रहा था, आज भी कर रहा हूं। एक बात है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, एक होती है सत्ता, एक होता है विचार। आप तो विचार पर व्यवहार करने वाले लोग के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी यही कहती है। भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 के प्रावधानों के खात्मे के साथ में ये जाहिर किया था अब हम ही एक तरफा जम्मू कश्मीर को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। 5 साल तक उस फैसले के बाद चुनाव नहीं हुए। 5 साल बाद चुनाव हुए पर जम्मू कश्मीर की जनता ने आपकी कोशिशों को और आपको दोनों को नकार दिया। आंकड़ा सामने है, 90 सीटों में कुल जमा 29 सीटें जीत पाने में भाजपा सफल। गठबंधन जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, भाजपा की रीति और नीति की स्पष्ट तौर पर खिलाफत कर रहा था, उसने 48 सीटें जीत ली। बैकडोर से सत्ता में आने का जो रास्ता 5 लोगों के मनोनयन के माध्यम से, जिन्हें मताधिकार भी होगा गठन के संदर्भ में, तो भी राह बन नहीं रही। निराश नहीं है वीरेंद्र सिंह चौहान जी? इतना सब कुछ किया जम्मू कश्मीर में, धारा 370 के इस प्रावधानों की समाप्ति के लिए 70 साल की लड़ाई लड़ने के बाद भी जनता ने स्वीकारा नहीं। 5 साल कोशिश की आपने तब भी। डॉक्टर साहब, मैं ये कहता हूं कि प्रजातंत्र में जनता जनार्दन होती है, वो जनता हरियाणा की हो या जम्मू कश्मीर की। चुनाव में जनता के द्वारा दबाए गए बटन से सरकार बनती है। शासन करने वाले या शासन में उनका प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों के नाम चेहरे तय होते हैं। जम्मू कश्मीर की प्रजा ने यदि हमारे विरोधियों को उनका नुमाइंदा चुना है तो हम जम्मू कश्मीर की जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता जनार्दन को नमन करते हैं। इससे हमारे विचार, हमारी विचारधारा के प्रति समर्पण वो डोलने वाला नहीं है। हम तो जब हम 370 अनुच्छेद और 35A को समाप्त करने की बात कर रहे थे, जम्मू कश्मीर के ये जो राजनीतिक दल, उनमें से एक जो सत्ता में भी आता दिखाई दे रहा है, ये लोग क्या कह रहे थे? अगर 370 अनुच्छेद हट गया तो हिंदुस्तान के तिरंगे को थामने वाला कोई नहीं होगा। कोई कह रहा था चीन के साथ जा मिलेगा, कोई कह रहा था खून की नदियां बह जाएंगी। हमने उस तरह के तमाम नकारात्मक नैरेटिव के बावजूद दृढ़ता से आजादी से लेकर के आज तक जो हमारा विचार था कि भारत में जम्मू कश्मीर के विलय की संपूर्णता उसी दिन मानी जाएगी जिस दिन जम्मू कश्मीर का नागरिक और हरियाणा के वीरेंद्र सिंह चौहान के अधिकार समान हो जाएंगे। हम अपने उस विचार पर अडिग रहे, हमने अपने काम को करके दिखाया। राज्य की सरकार का संचालन करने का जब निर्णय करने की बात आई, जम्मू कश्मीर की जनता ने अगर हमें नहीं चुना, दुख तो है, मलाल तो है, परंतु जम्मू कश्मीर की जनता को प्रणाम करके प्रतिपक्ष में रह करके जम्मू कश्मीर के हितों का रक्षण करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। एक जो आपने बैकडोर वाली बात कही, बैकडोर नहीं है साहब, वो प्रावधान है, मताधिकार है उनको।
कानून में है। वो कोई रात को बैठ के मेरे मन में ख्याल आया और मैंने डॉक्टर हिमांशु को फोन घुमाया और हम दोनों ने राय मिलाई और चल के उनको मताधिकार दे दिया गया, ऐसा नहीं है। प्रावधान है प्रतिनिधित्व का, तभी उस बारे में कोई चर्चा चली होगी। हरियाणा बनता है ना हमारा। अरे दिवाली किस बात की मना रहे हो? हरियाणा के संदर्भ में तमाम बड़े नेता जो सरकार का संचालन करते तसल्ली से निपट गए भाई। वित्त मंत्री जेपी दलाल निपट गए, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी निपट गए, ये कंवरपाल गुर्जर भी निपट गए। ये तमाम नेताओं के निपटने के संदर्भ में इतना उल्लास क्यों है? इस पर भी थोड़ा रोशनी दीजिए चौहान साहब। क्या ऐसा किया इन लोगों ने? जब तमाम नए चेहरे जीतने में सफल रहे, इन मंत्रियों ने क्या गुल खिलाया था जिसके चलते हार इनके नसीब में आई, जब जनता भाजपा के साथ थी तब भी? देखिए, ये जश्न का समय है, ये जीत के उल्लास का समय है। आज चर्चा जीत पर होनी चाहिए। इनके साथ जनता ने प्रीत क्यों नहीं निभाई, इस पर हम संगठन में भीतर की बैठकों में चर्चा करेंगे। और हम सचमुच संवेदनशील लोग हैं जी। हम सचमुच हम घर में बैठकर इस बात का आकलन मूल्यांकन करते हैं कि कौन कहां क्यों हारा। हमसे कहीं गलतियां हुई होंगी, हम उनको स्वीकारेंगे और केवल स्वीकारेंगे नहीं, सुधारेंगे। लेकिन एक सत्य ये भी है, हमारे कुछ मंत्री हार गए, हमारे वरिष्ठ नेता हार गए, हमारे विरोधियों को भी जनता ने इसी अंदाज में हांका है। आपको ध्यान करा दूं, कांग्रेस पार्टी ने अपने 30 के 30 विधायकों को टिकट दी थी जी। आधे हार गए साहब, आधों को घर बिठा दिया प्रदेश की जनता ने जी। और इतना ही नहीं, जो कांग्रेस पार्टी 60 सीटें आएंगी, 70 आएंगी, तूफान आ जाएगा, आंधी आ चुकी है, सुनामी आ गई कांग्रेस की। भाजपा और उसके प्रवक्ता और नेता ढूंढे नहीं मिलेंगे। आपके पैनल पर बैठकर जो कह रहे थे, उनके प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव हार गए हैं। तो जनता साहब जनार्दन है, जनता जनार्दन है। वीरेंद्र सिंह चौहान मुग्ध है, बोले दिवाली क्यों ना मनाए, पर मनोज राठी इस दिवाली पर कुछ तो कहते जाए। क्या कहते हैं राठी जी? तैयारी आपने की, जलेबी की फैक्ट्री की चर्चा पूरे देश में आपके कारण हो रही थी, और बंद अब बांट बूंदी के लड्डू जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं राठी साहब? क्या हो गया? क्या सोचा था, क्या से क्या हो गया? देखो, मैं सबसे पहले तो बनने वाले मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आशा भी करता हूं कि नायब सैनी जी ने जो वायदे करे हैं उन पर वो खरा उतरे। पहला वायदा तो उनका हम सोचे हैं कि जो 25,000 नौकरियां को वायदा उन्होंने करा शपथ लेने से पहले, कृपया करके वो लिस्ट आउट करने का काम करें। बेरोजगारों की बड़ी डिमांड है, बेरोजगार युवाओं ने इनको वोट भी दिए जी। मैं तो एक बात और, साथ में जो विधायक चुन के गए पूरे प्रदेश से, सभी विधायकों को शुभकामनाएं देता हूं और उनको बधाई देता हूं कि प्रदेश की जनता ने उनको चुने। विपक्ष वाले नेता जनता की आवाज उठाएंगे और सत्ता पक्ष वाले नेता जनता के लिए काम करेंगे। मैं तो एक बात और कहूंगा, इसमें ज्यादा कोई लंबे चौड़े खुश होने वाली बात नहीं है। ये तो सबको पता है कि बीजेपी किस प्रकार चुनाव जीतती है, किस प्रकार के ढोंग करती है, किस प्रकार के षड्यंत्र करती है। सारी दुनिया के सामने है। जब पूरे हरियाणा के अंदर चर्चा थी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, कांग्रेस की लहर थी, तो बीजेपी ने एक तरकास लगाई कि 5 दिन की छुट्टियां हैं, 4 दिन की छुट्टियां हैं और चुनाव आयोग को 5 दिन डेट और बढ़वा ली। अगर यही 31 तारीख 30 तारीख का चुनाव होता तो रिजल्ट कुछ और होता। इन लोगों को समय चाहिए था, इन लोगों ने ज्यादा समय लिया और उसके अंदर इन लोगों ने षड्यंत्र। अरे कमाल कर दिया राठी साहब। जो काम 5 साल की सरकार रहने पर नहीं हो रहा था, वो हुनर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान और उनकी पार्टी को कौन सा आता है, जिसमें 5 दिन में खेल हो गया और आपका काम लग गया। फिर मैं आपको एक बात बताऊंगा, सारी दुनिया को पता है कि बीजेपी किस प्रकार जात और धर्म की राजनीति करती है। सारी दुनिया के सामने इन लोगों ने कसर नहीं छोड़ी। मैं तो एक एक हल्के की रिपोर्ट जानूं, पूरे सिस्टम इन लोगों ने लगाया, सरकारी तंत्र को इन लोगों ने यूज करा। इनके ऊपर जितने भी आरोप लगाए, आरोप कम पड़ जाएंगे लेकिन इनके दाग कम नहीं होंगे। अच्छा मनोज राठी साहब, फिर तो एक कमाल की बात बताओ, जब बच्चा जाने हैं तो ये भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला क्यों नहीं जाने हैं? क्यों तैयारी कर रखी थी जश्न की? वो रथ मंगाया हुआ था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पर, विजय रथ निकालेंगे। वो ढोल ताशे वाले बुला रखे थे कांग्रेस मुख्यालय पर, वो टेंट लगवा रखे थे। जब सबको पता था कि भाजपा कैसे जीतती है, भाजपा ने क्या कर रखा है,
तो आपको पहले तो पता नहीं था, आप तो बोल रहे हो बच्चा बच्चा जाने हैं। ये इतने नासमझ क्यों निकले जिनका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वो सलजा है? थोड़ा बताओ ना आप हमें। कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। इस बात की हम देखो मंथन करेंगे बैठ के कि कहाँ गड़बड़ हुई, कैसे गड़बड़ हुई, कोई कमी रहेगी या कहीं कोई किसी ने गड़बड़ कर दी। इन सारी चीजों का मंथन करा जाएगा। एक ना बात ना में ना कोई ना दो ना, राय। देखो राठी साहब, आप बेईमानी भरी बात मत करो। आप बढ़िया आदमी, बढ़िया ईमानदारी से बात करो। देखो आप अभी ये कह रहे थे कि भाजपा कैसे जीतती है हमको अच्छे से पता, और हमको क्या पता, बच्चे बच्चे को पता है। तो जब पता था कि भाजपा जीत रही है तो 2 दिन से क्यों यकीन करके बैठे थे? वो तो लड़ाई शुरू हो गई थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वो शैलजा जी के संदर्भ में सालासर से आशीर्वाद आया, बेटा मुख्यमंत्री। तो रणदीप सुरजेवाला ने कहा मैं पीछे ना रह जाऊं, तो उन्होंने बाबा केदारनाथ से फोटो पोस्ट की, मैं मुख्यमंत्री। और हुड्डा जी ने तो मान ही लिया था मैं मुख्यमंत्री, ना टायर्ड ना रिटायर्ड। क्या कहते हो राठे साहब? कोई एक बात में तो कायम रहो, या तो ये मानो कि हाँ हमारे को पूरा अरमान था, हमारे को पूरा भरोसा था, हमें पूरा यकीन था, हम सरकार बना रहे, जनता ने खेल कर दिया हमारे साथ, या फिर इस बात में कायम रहो कि हमें तो कोई उम्मीद थी नहीं आज सरकार बनने की, भाजपा ने खेल कर दिया था, हमको तो पता था। कोई एक बात में तो कायम रहो ना, आप तो दोनों बातें बोल रहे हो। आप एक बार सुनो जी, मत बोलो, एक बार मेरी बात सुनो पूरी। देखो हमें तो पूरा विश्वास था ही, हम सरकार बनाने लग रहे। मैं तो बार बार ये कहूं कि हमें तो विश्वास था, जनता को पूरा विश्वास था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपके एग्जिट पोल देख लो, इससे साफ जाहिर हुआ है कि कहीं ना कहीं कोई मोटा षड्यंत्र रचा गया। उस षड्यंत्र की तो हमारे को भनक भी नहीं लगी तो किस प्रकार का षड्यंत्र रचा गया। ये लास्ट 5 दिन में रचा गया और 5 दिन में चुनाव पलटा। उससे पहले तो कांग्रेस की तरफ था। लेकिन मैं एक बात भी मानता हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में भी कमियां रही हैं। कई बड़े नेताओं को की अनदेखी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। हरियाणा की जो हाईकमान नेता हैं, उन नेताओं में ने भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात रखी गई जिससे नुकसान हुआ पार्टी को। ये भी एक सत्य बात है। मैं सत्य से कभी नहीं पीछे हटता, सत्य बोलने में विश्वास रखता हूं। अगर हरियाणा के जो दिग्गज नेता थे उनको इग्नोर न करा जाता तो मुझे लगता है रिजल्ट कुछ और होता। ये भी एक प्रमुख कारण रहा है। मैं झूठ कभी बोलने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो साफ बात बताऊं। मैंने बताया ना कि जात धर्म का बीजेपी खेल खेलती है, ये सत्य है, सारी दुनिया को पता है। कई बातें ऐसी हैं जहां इन लोगों ने खरीद फरोख्त करने में भी कमी नहीं छोड़ी। जहां इन लोगों के दिखा कि इनके आदमी यहाँ हारेंगे, वहां इन लोगों ने निर्दलीय खड़े करे। जहां इनको ये पता चला कि यहाँ कांग्रेस मजबूत है, वहां इन लोगों ने निर्दलीय लोग खड़े करे कि वो कांग्रेस के वोट काटने का काम करे। कई प्लान पर बीजेपी ने काम किया, कई इनके पास पूरा धन बल है, आज सारी दुनिया के सामने। कितने बड़े बड़े ऑफिस इन लोगों ने हर शहर में बना दिए हैं, कितनी आईटी सेल इनके पास है, कितना चंदा इन लोगों ने डरा धमका के उद्योगपतियों से लिया है। इनकी तो एफआईआर हो रही इनके बड़े बड़े नेताओं पर। तो भाई ये तो पूरा का पूरा खेल जो है इन लोगों ने बड़ा प्लान से और षड्यंत्र से रचा है और हरियाणा की जनता को एक बार फिर ठगने का काम किया। तो हरियाणा की जनता को फिर एक बार ठगने का काम किया, ये मनोज राठी जी कह रहे हैं। पर मनोज राठी तय नहीं कर पा रहे किसको जिम्मेदार ठहराऊं, भाजपा के मैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहराऊं, अपने नेताओं के अंतर विरोध को जिम्मेदार ठहराऊं। अब एग्जिट पोल के संदर्भ में आपने कहा कि एग्जिट पोल वाले सारे देख रहे थे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, इन्होंने खेल कर दिया। तो एक बात बताओ माननीय राठी साहब, मुझे जगदीप सिंह जी के पास जाना उससे पहले, ये लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने क्या खेल किया था? वो लोकसभा चुनाव में सबने वीरेंद्र सिंह चौहान जी की पार्टी और गठबंधन को 400 पार कर दिया था। वो मामला 240 सीट और 295 पर रह गया। क्या खेल किए थे आप लोकसभा चुनाव में, और वही खेल क्या भाजपा ने इस बार आपके साथ कर दिया? लोकसभा चुनाव में एक तो इंडिया गठबंधन था, सभी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी थी। दूसरी बड़ी बात क्या थी कि लोकसभा चुनाव के अंदर जब पार्टियां चुनाव लड़ी तो सभी कांग्रेस के नेताओं ने पूरी तरह कि कहीं ना कहीं हरियाणा के नेताओं में थोड़ा डिस्प्यूट रहा, कहीं गड़बड़ रही, कई टिकटों को भी अनदेखी कई बड़े नेताओं की हुई। ये भी एक कारण है। हिमांशु जी मैं झूठ नहीं बोलता, सच्चाई बोलता। मनोज राठी तो ईमानदारी में आ गया, उन्होंने कहा हमारे निपटारे में हमारे लोगों का भी पर्याप्त योगदान है, भाजपा ने जो किया वो तो उसे करना ही था, पर हमने भी भाजपा को जिताने में जो योगदान हो सकता है वो योगदान दे दिया, इसलिए ऐसे नतीजा है। वीरेंद्र जी मेरे ख्याल से आपकी तरफ से काफी बात मनोज राठी जी ने कह दी, क्यों और परेशान करना चाहते हो? थोड़ा जम्मू के संदर्भ में टिप्पणी ले लें। हमारे साथ में जगदीप सिंह जी हैं, जम्मू कश्मीर के नतीजों के संदर्भ में जगदीप सिंह जी आपकी प्रतिक्रिया। एक उलझन है,
एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जो धारा 370 की बहाली की बात करती है, दूसरा गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस पार्टी है जो धारा 370 के संदर्भ में मौन रहती है। अब भी मौन रहेंगे या मुखर हो जाएंगे? आपका धन्यवाद। इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, चूंकि ये बात मेरी पार्टी की है और राष्ट्रीय स्तर पर तमाम मुद्दों पर हमारी भी नजर बनी रहती है, हरियाणा को लेकर एक बात मैं आपको साफ साफ शब्दों में बता दूं कि जिस तरीके से 99% रिचार्ज मशीनें लाई गई और जिस तरीके से सोर्स कोड के हवाले की बात हो या ईवीएम को लेकर हमने तमाम जितने प्रश्न पहले उठाए वो सब जहन में है। और मैं आपको साफ कर दूं कि 2024 में भी एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि 79 सीट्स ऐसी हैं जिन पर ईवीएम में रजिस्टर वोट जो है वो टोटल वोट से ज्यादा है। तो बराए मेहरबानी इस चीज को भी संज्ञान में रखें जब आप कांग्रेस की हार की बात करें। अब जरा मैं आर्टिकल 370 की टूटर आपको बता दूं। क्या आपके साथ कभी किसी भाजपा के प्रवक्ता ने ये जिक्र किया है कि संविधान का भाग 7 किसने खत्म किया था? क्या कभी किसी ने आपको ये बताया है कि जिस आर्टिकल का पहला सब सेक्शन ये कहता हो कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जिसका सेक्शन 3 और 4 यानी सी एंड डी ये आपको हक देता हो कि आप संविधान सभा को विधानसभा बनाए और राष्ट्रपति को ये हक हो कि वो उसे जब चाहे बदल दे? तो ऐसे में ये सवाल उठाना, और मैं पूछना चाहता हूं, सदर रियासत से लेकर में लागू करवाया, तो ये समझना होगा कि जम्मू कश्मीर का विलय कैसे हुआ, इसके इतिहास को समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है ये डिबेट छोटी हो जाएगी, लिहाजा 370 पर और 35 में भी मैं साथ जोड़ूं। मतलब हैरत होती है मुझे, जो संविधान का हिस्सा ही नहीं है, जो 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के साथ जोड़ा गया, उसे लेकर भाजपा अपना सियासी मफाद हल करना चाहती है। बता दिया इसको कश्मीर के लोगों ने। हाँ, जम्मू में हम हारे हैं, जम्मू की हार जो है उस पर पार्टी बड़ी गंभीरता से विचार विमर्श करेगी, मनन करेगी और निश्चित तौर पर कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे। जी जगदीश जी, इस जीत से कितने उल्लसित हैं आप? जब चुनाव थे उससे पहले ही अधिकार संपन्नता तो उपराज्यपाल के हाथ में दिखाई दे रही है। दिल्ली का हाल हम लोग देख ही रहे हैं। कितनी उम्मीद आपको खुद है इस नवगठित जनादेश के साथ सरकार को लेकर? कुछ कर पाएंगे या एक औपचारिकता थी चुनाव के संदर्भ में, औपचारिकता पूरी हो गई? एक औपचारिक सरकार अस्तित्व में लाई जानी थी, औपचारिक सरकार अस्तित्व में आ गई। क्या कहते हैं आप? कुछ उम्मीद है आपको? निश्चित तौर पर उम्मीद ही नहीं है बल्कि यकीन है, भरोसा है, एक विश्वास है। लेकिन आपको मैं ना एक जरा संवैधानिक ढंग से कुछ बातें और बता दूं जो शायद आपके चैनल पे अभी तक किसी ने नहीं की है। इनफैक्ट नेशनल मीडिया पर ये डिस्कशन हुआ ही नहीं। सेक्शन 3 एक्ट 1963 द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी, जिसकी सब सेक्शन 3 ये कहती है कि केवल 3 आप विधानसभा के सदस्य जो है वो मनोनीत कर सकते हैं। ये हमारा संविधान कहता है। और मद्रास हाई कोर्ट का के लक्ष्मी नारायण वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया डबल बेंच, जब किरण बेदी ने पांडिचेरी में 3 लोगों को इसी तरीके से पिछले दरवाजे से चुना था, तब ये फैसला आया था। तो ये आप मानकर चलिए कि अब भाजपा चाह कर की, चाहे वो 5 मनोनीत सदस्यों को ले भी आए तो उसके बावजूद भी क्लियर मैंडेट है। और आप एक चीज और जरा थोड़ा सा संज्ञान में रखिएगा, आप कांग्रेस से बात कर रहे हैं जो इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी जमात है। आज इस देश के अंदर नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी हैं, जिन्होंने जम्मू में आकर ये कहा कि अगरचे मोदी सरकार यहाँ के लोगों का वाजिब हक उनको वापस नहीं देती, हम दबाव बनाएंगे, अन्यथा बैसाखियों पर खड़ी ये सरकार कितनी देर की मेहमान है, उसके बाद ये जो उनका हक है ये हम उनको उनका लोकतांत्रिक हक वापस करेंगे। तो लिहाजा ये कहना कि ये सरकार महज औपचारिकता होगी, मैं इससे कतई सहमत नहीं। मतलब आप इस बात को नहीं मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अभी जिस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है उसमें उपराज्यपाल को अतिरिक्त रूप से अधिकार संपन्न कर दिया गया है? आप ऐसा कोई अंदेशा नहीं देखते? आपको लगता है कि एक अधिकार संपन्न सरकार अस्तित्व में आने जा रही है जो जन आकांक्षाओं को पूरा कर लेगी? पूरा यकीन है ना आपको? बाद में आप चिल्लाएंगे तो नहीं, अरे देखो 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 ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है काम नहीं करने दे रहा, अरे देखो उपराज्यपाल जो है कितना परेशान कर रहे हैं। हम तो किसी अधिकार के संदर्भ में नहीं, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को और उनकी सरकार को हम परेशान होते हुए देखते थे, ऐसी कोई उम्मीद आपको नहीं है ना? द्विवेदी साहब, आपके चैनल पर कौन लोग आकर चलाते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा ना तो ऐसा अनुभव है और ना ही ऐसा तरीका है। तो आप जरा बराए मेहरबानी अब गौर से सुनिएगा मैंने क्या कहा, फिर से दोहरा। मैंने कहा कि नियमों, कायदों और संविधान का फालूदा बनाकर जनहितों से खेलना भाजपा का चिरपरिचित अंदाज है, उसमें कोई दो राय नहीं हमें। लेकिन मैंने इसके साथ आपको ये भी कहा
कि जब इस देश की सर्वोच्च अदालत जम्मू कश्मीर में विगत एक दशक के बाद चुनाव के लिए मरकजी सरकार को मजबूर कर सकती है, और संवैधानिक तौर पर जो परिस्थितियां हैं, भले ही इन्होंने पिछली जुलाई में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 55 में छेड़खानी करके कुछ नियमों में बदलाव लाया है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जनादेश क्या है। ये खंडित नहीं है, ये त्रिशंकु भी नहीं है। ये जनादेश एक स्पष्ट ताकीद है उस तुगलकी निजाम की जिसे इस प्रदेश ने बरसों बरस झेला। और बराए मेहरबानी आप ये भी अपने जहन में रखिएगा कि अगरचे मोदी सरकार, क्योंकि आपने देखा है हिमाचल प्रदेश में अगर वेतन लेट होता है या पंजाब की सरकार को आर्थिक कोई दिक्कत आती है तो इनके नेता तो चुहलबाजी पे उतर आते। वो तो ऐसे लगता है जैसे ये प्रदेश हिंदुस्तान के ना होके किसी पड़ोसी देश के हैं। तो इनसे क्या तवक्को करेंगे हम। और मैं माफ कीजिएगा, पूछना चाहता हूं आपसे भी ये कि अगर आपने यहाँ के चुनाव प्रचार को देखा हो और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को यहाँ पर गलत बयानी और लोगों को दिग्भ्रमित करते देखा हो, तो आपको ये पता होगा कि परिवारवाद की बात करने वाले, आतंकवाद को खत्म करने की बात करने वाले और जम्मू कश्मीर को बेरोजगारी में अव्वल करने वाले, फिर चाहे वो टोल प्लाजा का मसला हो, प्रॉपर्टी टैक्स का मसला हो, यहाँ पे पेपर लीक की बात हो या बेरोजगारी में जम्मू कश्मीर के अव्वल होने की बात हो, ये तमाम मसले मसाइल वो है जिनसे तंग आकर जनता ने इनके खिलाफ मैसेज दिया है। लिहाजा के चाह कर भी जनता की चुनी हुई सरकार को और जनादेश को ना तो नकार सकते हैं और ना ही उसको उसके हक हकूकों से परे रख सकते। तो जगदीप सिंह जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जगदीप सिंह जी 48 सीटों पर मुग्ध हैं जो गठबंधन को प्राप्त हुई है। दिल्ली में 70 में से 62 सीटें जीते हुए थे अरविंद केजरीवाल और पहले 67। तो अभी उनके संदर्भ में आने वाली अड़चने और उलझने सुर्खियां बनती थी। पर बहरहाल मेरे साथ में श्रवण गर्ग जी हैं। श्रवण जी, इस जनादेश पर आपकी प्रतिक्रिया, उम्मीदों से परे परिणाम हरियाणा के संदर्भ में हम दोपहर में भी बात कर रहे थे और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अब ये मान रहे हैं हारे तो हैं पर केवल भाजपा के कारण नहीं, अपने भी कारण। जब आप ये स्वीकारोक्ति सुनते हैं तो भाजपा से उतना ही नाराज रहने का मन करता है या कांग्रेस पर आपका गुस्सा ज्यादा बढ़ जाता है कि क्या लोग हैं ऐसी नाजुक परिस्थितियों में भी अपना बेड़ा गर्क करने से पीछे नहीं रहते? श्रवण जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे कृपया। मैं तो कोई कांग्रेस और बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं हिमांशु जी। जी, तो मैं तो एक जिस हैसियत से बात करता हूं वो हैसियत शायद अलग है। हरियाणा में कांग्रेस की हार के कई श्रवण जी, आपने अपना वीडियो भी बंद कर दिया, अगर उसे चालू कर देंगे तो हमारा कार्यक्रम थोड़ा और प्रभावी रूप से दिखेगा। जी, हरियाणा में कांग्रेस की हार के कई कारण हैं, एक कारण नहीं है वो। मैं चूंकि कांग्रेस की किसी स्क्रूटिनी कमेटी का कुछ प्रभारी नहीं हूं इसलिए मुझे बोलना नहीं चाहिए जी, पर जो मुझे लगता है कि हरियाणा में भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो गया। जी, जिन लोगों ने मध्य प्रदेश में हरवाया कांग्रेस को और जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ में हरवाया वो हरियाणा में भिन्न नहीं है, मतलब वही लोग हैं जी, और वही कारण है। तो इसलिए हार के कारण बहुत सारे हैं तो हरियाणा में। दूसरा एक चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से वहां काम किया उसके भी कई मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो कैसे। आपने एक सवाल पूछा था राठी जी से आम आदमी पार्टी को लेकर और ये पूछा था आपने कि लोकसभा चुनाव में आप कैसे जीत गए जी। 5 सीटें। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी वहां खड़ी नहीं हुई थी हिमांशु जी, और यहां पर 89 सीटों पर आम आदमी पार्टी खड़ी हुई। जो वोटिंग परसेंटेज है, वोट शेयर है, वोटिंग परसेंटेज है वो बीजेपी का 39.6 है, कांग्रेस का 39.4 है, 0.2% का फर्क है।
और आम आदमी पार्टी का 1.6% है और बीएसपी का 1.6% है। देखिए, आप हरियाणा को बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि मतलब कई कारण हैं उसके, इसलिए जी। आपको तो बताने की जरूरत नहीं है हरियाणा के बारे में कि आम आदमी पार्टी ने जो खेल गुजरात में किया वही खेल उन्होंने हरियाणा में किया। और बीएसपी ने क्या किया ये भी आप देख रहे हैं। चुनाव के ठीक पहले, मतदान के ठीक पहले हरियाणा के पिछड़े लोगों को, बैकवर्ड क्लासेस को के खातों में 6,000 रुपए पहुंच जाएं और उसको लेकर जब हल्ला मचे तो फिर एग्जिट पोल कांग्रेस के पक्ष में आ जाएं। तो ये कोई, देखिए इसमें कोई बहुत बड़ा खेल अगर हुआ है नहीं हुआ है हम उसमें नहीं जा रहे हैं जी। मैं इसमें कुछ वो कारण भी नहीं बताना चाहता कि जो हुड्डा और शैलजा के होंगे। मैं इसके बारे में ये मानता हूं जैसे जो काम हरियाणा में कांग्रेस ने किया वही जम्मू कश्मीर में किया, पूरा का पूरा। जी। ये वहां के जम्मू कश्मीर के जो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने स्वीकार किया है और ये पूरी की पूरी रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर छपी है जी। जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि जितने इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं, जितनी पार्टीज हैं, ये बीजेपी के ही लोग हैं, ये भी उन्होंने कहा। बीजेपी वहां बहुत कॉन्फिडेंट थी, जैसी कांग्रेस यहां थी, तो उन्होंने 5 लोग जो नॉमिनेट करना थे उनके नाम भी जाहिर कर दिए जी। और उन्होंने कहा कि ये नाम भेज दिए गए हैं वहां केंद्र में। पर वो एक जो होता है कि वहां कोई हुड्डा और कोई शैलजा नहीं थे और आपने देखा कि कांग्रेस भी वहां लीड पोजीशन में नहीं थी। वहां पीडीपी का तो आपने बता दिया कि किस तरह से वहां पिछली बार कितनी थी, इस बार कैसी है। पीडीपी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ती तो शायद उसको ज्यादा सीटें मिल जाती जी। और वो मामला जमा नहीं, क्योंकि वो 370 पर लड़ना चाहती थी और प्रधानमंत्री जी ने या गृह मंत्री जी ने या बीजेपी के किसी नेता ने पूरे अपने चुनाव प्रचार के दौरान जम्मू कश्मीर में 370 का नाम तक नहीं लिया, मतलब उल्लेख तक नहीं किया जी। एक बार भी नहीं किया कि ये हम 370 हमने खत्म की है और इसके ये फायदे आपको मिले हैं। कुछ भी नहीं किया उन्होंने, जिक्र उन्होंने 370 पे चुनाव ही नहीं लड़ा हुआ। तो हम लोगों को, मैं जो जिस नजरिए से देखना चाहता हूं वो आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहता हूं। जी। आप अगर अभी मौका दें तो अभी, नहीं तो अगले दूसरे दौर की बातचीत में आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा। जी। आपका कोई सवाल हो तो उसका जवाब दे देता हूं मैं। नहीं। ये मानना है कि कांग्रेस ये जो हार गई है हरियाणा में जी। वो बहुत अच्छा हुआ है कांग्रेस के लिए, जी। क्योंकि अगर नहीं हारती तो वो हरियाणा में कर्नाटक बन जाता। जैसा आप देख रहे हैं कर्नाटक में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में जो चल रहा है जी। वो हो जाता। अब कम से कम ये कि भारतीय जनता पार्टी में होगा सारा का सारा, खट्टर साहब के बीच में, सैनी जी के बीच में, अनिल विज के बीच में बहुत सारे दावेदार हैं बीजेपी में जो जीत के दावेदार हैं। मतलब वो मानते हैं कि ये तमाम लोग जो जीते हैं वो इनके कारण जीते हैं। जी। तो जो स्थिति कांग्रेस में बनने वाली थी वो बीजेपी में बने तो मैं मानता हूं ज्यादा बेहतर है। दूसरा ये कि जो लर्निंग है हरियाणा की वो जबरदस्त लर्निंग है कांग्रेस के लिए, महाराष्ट्र के लिए, झारखंड के लिए। वो महाराष्ट्र में काफी कॉम्प्लिसेंट हो जाती जी। और उसको लगता है कि महाराष्ट्र में भी वो जीत रही है और झारखंड में भी जीत रही है। ये कांग्रेस के रिवाइवल का एक बहुत बड़ा लेसन है जिसको मैं मानता हूं, जो एक बड़ी चीज है कांग्रेस के लिए जरूरी है। दूसरा ये कि हरियाणा के चुनाव में जो एक चीज साबित हुई है जो कि आरएसएस की ताकत स्टेब्लिश हुई है, क्योंकि ये पूरा चुनाव जो हरियाणा का है जी। ये मोदी जी के नेतृत्व में नहीं लड़ा गया, ये मोदी जी की छवि के तौर पर भी नहीं लड़ा गया। ये पूरा का पूरा
जो लड़ा गया वो आरएसएस की स्ट्रेटेजी के तौर पर लड़ा गया और लोकल इश्यूज पर लड़ा गया, लोकल नेताओं के द्वारा लड़ा गया। तो इसलिए इसका जो प्रभाव है वो बीजेपी में एक अलग तरह का पड़ेगा कि जैसे यहाँ पर अरुण कुमार थे, बहुत मेहनत की उन्होंने हरियाणा में, वहां अतुल लिमये कर रहे हैं महाराष्ट्र में, वो भी एक बात है। और ये बीजेपी का जो परफॉर्मेंस जम्मू कश्मीर में इतना अच्छा हुआ उसका एक बड़ा कारण राम माधव का वहां होना था। तो ये तमाम चीजें जो हैं, कांग्रेस में भी एक नए किस्म का रिवाइवल होगा और बीजेपी में भी जो हम देख रहे हैं कि जो एक व्यक्ति की तानाशाही जो चल रही थी वो एक अलग किस्म से डिफाइन होगी पूरी की पूरी बीजेपी। और जो ये चुनाव बायपोलर हुआ हरियाणा में, जिसमें कि ये सारी की सारी छोटी पार्टियां पूरी तरह खत्म हो गई, मैं इसको बहुत ही डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ी देन मानता हूं कि आने वाले चुनाव में आपको कोई नहीं मिलेगा, चौटाला नहीं मिलेगा, कोई इंडियन नेशनल लोक दल नहीं मिलेगा, जननायक पार्टी नहीं मिलेगी, बीएसपी नहीं मिलेगी, आजाद पार्टी नहीं मिलेगी, आम आदमी पार्टी नहीं मिलेगी। आप ये मानिए कि हरियाणा के लिए कितनी बड़ी बात है कि कितने सालों के बाद ये जो पूरा बार्गेनिंग का खेल था ये हरियाणा में समाप्त हुआ और अब पूरी की पूरी लड़ाई जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के रूप में रहेगी। तो श्रवण जी ने इस परिणाम के जो बेहतरीन परिणाम आने वाले समय में दिखेंगे उस पर रोशनी दी है। मेरे साथ में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हैं। वीरेंद्र सिंह जी इस पे तो टिप्पणी करेंगे मुझे पता है, पर चौहान साहब आपसे एक बात जाननी है, जब कोई अपना जरूरत के समय पे साथ देता है तो उम्मीद करते हैं वो भी फलता फूलता है, दोनों लोग मिलके चलें, बढ़ें, आगे बढ़ें। ये आप लोग क्या करते हो? जो आपके साथ आता है वो तसल्ली से निपट जाता है। देखो 2019 में जननायक जनता पार्टी आपके साथ आई, 2024 में पानी तक नहीं मांग गई। वो पीडीपी 2014-15 में आपके साथ आई, क्या उसकी हालत हुई देखने योग्य है। वो शिवसेना, वो अकाली दल, बड़ी लंबी फेहरिस्त है। कभी विचार करते हो आप क्या आप अपने साथ के लोगों के साथ क्या करते हो भाई ऐसा जिसके चलते उनकी ये हालत हो जाती है? थोड़ा इसमें दृष्टि दो ना चौहान साहब। डॉक्टर हिमांशु जी, ये जिन हमारे कभी के साथियों के बारे में आपने एक लंबी दास्तान सुनाई जी, इनमें से सबके सब जो हमारे साथी या पुराने विरोधी, कभी के साथी, आज के विरोधी हैं, वो सब हमारी तरह राजनीतिक दल हैं। उनमें से कोई भी हमारे साथ हम होकर मिलता तो हमारे जगह तो हम अपने सकारात्मक चिंतन के कारण बढ़े, और कोई हमारे साथ चलते चलते अगर निपट गया, घट गया, मिट गया तो उसकी जवाबदेही उनकी है। हमने किसी को मिटाया नहीं। निश्चित तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। क्यों ना करें ये बता दीजिएगा। हर राजनीतिक दल को बढ़ने का अधिकार है। जेजेपी हमारे साथ थी ना डॉक्टर हिमांशु, तो जेजेपी के नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता आपके चैनल पर भी बैठ के कहा करते थे मुख्यमंत्री हरियाणा का हमारा हो, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं। ये कहना हमारा हक है, हमने कभी रोका नहीं उनको। उन्होंने आप क्या है, हमें बहकाने और बहलाने की कोशिश मत करो। हमारा एक मासूम सा सवाल था, मर्जी आपकी, आप उत्तर दो या नहीं दो। भाई अपने विरोधियों को निपटाना और खुद को बढ़ाना ये बात तो समझ में आती है, पर अपने सहयोगियों को नीचे से 6 इंच नहीं बल्कि ऊपर से ही 6 इंच छोटा कर देना, ये बात थोड़ी समझ में नहीं आती है। सवाल है, जायज है, अतीत के अनुभव पर आधारित है। चौहान साहब अगर इसके संदर्भ में कुछ रोशनी दे दे तो बेहतर है। पास करना चाहें तो यह बाध्यता थोड़ी है, पास क्या दिक्कत की बात है। आज वैसे भी आप जनादेश में पास होकर ही बैठे हो, कौन रोक लेगा आपको? उत्तर दे रहा हूं, ज्यादा इस पर मुझे लगता है हमें समय नहीं गंवाना चाहिए। राजनीति में जो हमारे साथ आता है वो भी बढ़ने के लिए आता है, वो अपने ढंग से बढ़ने का प्रयास करता है। भारतीय जनता पार्टी अपने ढंग से बढ़ने का प्रयास करती है। इस प्रक्रिया में कौन किसके कारण से बढ़ गया और कौन किसके कारण से घट गया, साहब इसकी बहुत योजना नहीं बनाई जाती। समय के साथ होता है, घटाने बढ़ाने वाली
अंततोगत्वा जनता होती है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता ने बातें कही थी, उस पर अगर आप मुझे इजाजत दें, जरूर। थोड़ी देर तक इंतजार किया, उस पर एक टिप्पणी करूंगा और फिर मैं कश्मीर भी आना चाहूंगा जगदीप सिंह जी के पास। जी, इन्होंने कहा कि हरियाणा में बड़ा चर्चा था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। हिमांशु जी भी कह रहे थे, हिमांशु जी के मित्र भी कह रहे थे, मेरे मित्र भी कह रहे थे, श्रवण जी भी कह रहे थे, एग्जिट पोल भी सारे के सारे कह रहे थे। इनको ये भ्रम क्यों है कि चर्चा हो जाए एग्जिट पोल में या राजनीतिक विश्लेषकों में, इसमें से सरकार बनती है? साहब, चर्चा और खर्चा बनने से, चर्चा और खर्चा होने से सरकार बनना और खर्ची और पर्ची से नौकरियां देना, ये कांग्रेस की कार्यशैली का, कार्य संस्कृति का हिस्सा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी तो जीती ही इसलिए है कि कांग्रेस ने अपनी काम करने की कुसंस्कृति के ढोल पीटे। मालूम है, अब हमने कहा हम नौकरी खर्ची पर्ची के बिना दे रहे थे, हमने दी, हमने 1.5 लाख दी, 2 लाख और देंगे। इनके विधायकों ने क्या कहा मालूम है डॉक्टर साहब? एक विधायक बोला मारा राज आवेगा, अपने रिश्तेदारों ने राजी करांगे, फिर अपना घर भरांगे। दूसरे ने कहा 50 वोट दीजिए, 1 नौकरी ले जाइए। तीसरे ने कहा रोल नंबर ले आइए, बस हुड्डा साहब के पास मैं ले जाऊंगा, नौकरी लेकर के आऊंगा। हरियाणा के लोगों को लगा अरे बाबा, कांग्रेस आई तो मुसीबत आई, कांग्रेस आई तो मेरिट गड्ढे में समाई, कांग्रेस नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने, इनके अपने विधायकों ने भय का माहौल बना दिया पूरे हरियाणा में कि बाबा ये आगे तो फिर कुशासन, ये आगे तो फिर आपा पीटेंगे, फिर कुनबे और परिवार से बाहर नहीं निकलेंगे और हरियाणवी को, साधारण हरियाणवी को मारेंगे। इसलिए जनता ने इनको वोट की चोट से मारा। एक इन्होंने कहा भाजपा तो जात पात धर्म से राजनीति करती है। भाई साहब, राठी साहब, सारा हरियाणा जाने, सारा देश जाने जातीय जनगणना होनी चाहिए, सारा देश जाने संविधान खत्म हो जाएगा, अनुसूचित जातियों का आरक्षण खत्म होने जा रहा है। अरे ये सारा जाति का नैरेटिव, इसकी जननी, इसके पप्पा तो आपके नेता राहुल गांधी हैं और हम पर जातिवादी होने का आरोप लगाते हो। एक अनुसूचित जाति से आने वाली कुमारी शैलजा, बड़ी नेत्री, परिवार से भी उनके पिता वरिष्ठ मंत्री रहे, वे स्वयं कई बार सांसद रह ली, आपने उनकी ये हालत कर दी कि वो एक नाराज महारानी की तरह आसन पार्टी लेके घर बैठ गई और हमें कहते हैं हम जाति का नैरेटिव चलाते हैं। आपने मार मार के भगाया था आपकी पार्टी ने अशोक तंवर को, सिर में डंडा पड़ा था। अभी भी मिलते हैं तो बताते हैं भाई साहब सर में अब भी दर्द रहता है। जातियों के कारण, जातीय ओरिएंटेशन के कारण एक जाति का ही मुख्यमंत्री बनेगा, ये नैरेटिव तो आप चलाओ, बाकियों के उप मुख्यमंत्री होंगे, ये निर्णय तो आप करो और हमको कहो कि हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर सरकार चलाते हैं। फंस गई कांग्रेस अपने खुद के बनाए हुए चक्रव्यूह में और अब इनको रास्ता कुछ सूझ नहीं रहा। इसलिए पता क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये ऐसे ऐसे कुतर गढ़ रहे हैं। हरियाणा में कहावत है, हरियाणवी में, हरियाणा में और हरियाणवी में, और वो कहावत ये राठी साहब बढ़िया ढंग से समझेंगे, आपने भी हरियाणवी कहावत से शुरू करने की कोशिश की थी कि मौका चूकी डूमणी गावे आड़ पताड़। अगर ठीक से राग शुरू ना हो गाने वाले का तो फिर एक बार चूक गया, सुर बिगड़ गया तो फिर आई बाई आड़ पताड़ कुछ भी गाएंगे। अब कांग्रेस का यही हाल है। कांग्रेस का अब यही हाल है। मेरे पास में समय सीमित है, मुझे जाना है मनोज राठी जी के पास, लेकिन उससे पहले श्रवण जी को हस्तक्षेप करना चाह रहे थे चौहान साहब की टिप्पणी पर। एक बार श्रवण जी का हस्तक्षेप लेते हैं। मैं आता हूं चौहान साहब आपकी अधूरी बात को पूरा कराने के लिए। जी श्रवण जी। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। मैं ये पूरे हरियाणा के पूरे चुनाव के दौरान आपने मुझे एक बार भी डिबेट के लिए नहीं बुलाया, तो मैंने किसी डिबेट में ये नहीं कहा कि कांग्रेस जीत रही है क्योंकि आपने बुलाया ही नहीं मुझे। जी श्रवण जी, तो कुल मिलाकर एक माहौल चल रहा था। वीरेंद्र जी ने आपके नाम का उल्लेख उस माहौल के तहत ले लिया। मैं उनकी तरफ से खेद व्यक्त कर देता हूं आपसे। एक वातावरण ये बना था पिछले 3 दिन में कि हरियाणा में तो कांग्रेस की सरकार बन ही गई है, तो चौहान साहब उसी संदर्भ में थे। पर राठी साहब, चौहान साहब ने एक दलील दी, बोले हमने कुछ नहीं किया, आपसे जितना अपना नुकसान हो सका उतना नुकसान आपने किया। हम बात करते रहे कि हमने बिना पर्ची खर्ची के नौकरी का कल्चर ला दिया। और भाई आपके नेताओं के बयान तो बड़ी सुर्खियों में थे राठी साहब। वो एक एक नेता कहीं मौका चूक ना जाए, बोले 2 लाख नौकरी आनी है,
2000 हर हल्के में आनी है, 50 वोट पर एक नौकरी। नीरज शर्मा का बयान क्या कमाल का था। बोले फिर बाद में मत कहना कि नौकरी ना लगवाई, शर्त इतनी है 50 पर्ची आनी चाहिए। वो शमशेर गोगी जी बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा अरे राज कोई बगैर भ्रष्टाचार के चले है क्या। और उन्होंने समझाया हमको कि पहले अपना घर भरेंगे, फिर रिश्ता लाने का भरेंगे, फिर बाकी सबका भी भरेंगे। क्या कहते हैं आप। और एक तो ऐसे भावुक होकर रोल नंबर ला देना, जाऊंगा हुड्डा साहब के पास और सीधे लेकर आऊंगा। लोगों ने कहा ऐसी नौबत ही ना आने दो कि 50 पर्ची पर नौकरी की गारंटी लगे, अपना और रिश्तेदारों का घर भरने की नौबत आ जाए और रोल नंबर से ही नौकरी तय हो जाए। क्या कहते हो आप। आपने तसल्ली से लोगों को मजबूर कर दिया कि भाई किसी को वोट दे देना, कांग्रेस को वोट मत दे देना। क्या कहते हो आप। देखो ये उनके निजी बयान थे, पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उनके बयानों को खारिज कर दिया था, बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि कांग्रेस की अगर सरकार आए तो मेरिट पे नौकरियां मिलेंगी। मैं तो वीरेंद्र जी को बात याद दिलाना चाहूं इनकी सरकार की, कि मैंने खुद इनकी पोल खोली थी, कई प्लेटफॉर्म पे खोली। इन्होंने हरियाणा के अंदर 2500 कराटे के सर्टिफिकेट फर्जी बनवाए और उनमें 1500 बच्चे डी ग्रुप में नौकरी भी दे दी। और वो 2500 की जब जांच हुई विजिलेंस से, तो जांच के अंदर कई अधिकारी फंसे। इनके खेल निर्देशक रहे पंकज नयन जी, उन्होंने माना कि हमारे 2500 फर्जी सर्टिफिकेट हैं। तो वो कैसे बने, किसने बनवाए। वो जब जांच संदीप सिंह तक पहुंची तो जांच को रोक दिया गया, जांच को धीमा कर दिया गया। फिर ये खर्ची पर्ची की बात करते, 2-2 लाख रुपए में वो सर्टिफिकेट बनाए गए। मैं तो पूछना चाहूं, जब आपकी सरकार की जांच एजेंसियों ने माना कि ये फर्जी है, जब उन्होंने माना कि 1500 बच्चे नौकरी लग गए, तो फिर किस मुंह से पर्ची खर्ची अरे राठी साहब, चुनाव हो लिया खत्म। ये काम था चुनाव के दौरान पूछने का। आपसे तो एक ईमानदार बात कर रहा हूं। आपने कहा कि ये इनके व्यक्तिगत बयान थे। गली मोहल्ले के लोग थे क्या जो व्यक्तिगत घर में बैठ के चौपाल में बयान दे दिए। पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी थे। अब शमशेर गोगी क्या कहोगे आप। गली मोहल्ले का कोई आदमी है क्या। बड़े नेता है भाई, बड़ी प्रतिष्ठा रही है। और वो अगर सार्वजनिक मंच से कह रहे हैं अपना घर भरेंगे, रिश्तेदारन का भरेंगे, फिर बाकी का भी करेंगे, तो आप क्या मानते हो इससे लोग कांग्रेस के पीछे लग जाएंगे। वो नीरज शर्मा विधायक थे भाई और अभी भी प्रत्याशी थे। बोल रहे देखो बाद में मत कहना 50 वोट पर एक नौकरी। क्या वाकई मनोज राठी नहीं मानते हैं। बहुत नुकसान किया इन लोगों के बयानों ने। इनको लगा कि अभी भी लोग 20 साल 25 साल पुरानी स्थितियों में है, जिसमें अपने सिफारिश पर नौकरी की गारंटी का सिलसिला होगा। नुकसान हो गया। मैं तो बार बार कहूं कि पार्टी की विचारधारा नहीं है, पार्टी का कोई अधिकृत बयान नहीं है। उन लोगों ने जो बोल दिया अपना निजी बयान होगा। मैं बार बार यही बात कहूंगा और बार बार एक बात जरूर कहूंगा कि बीजेपी पार्टी जो हमेशा ही बात करती है बिना खर्ची बिना पर्ची की, मेरे पास तो हजारों उदाहरण है। बात हो रही है इसका नफा हुआ या नुकसान। कांग्रेस पार्टी 31 सीटों से 37 सीटों पर पहुंच गई। क्या मनोज राठी मानते हैं कि इस बयान ने हमें 31 से 37 पहुंचा दिया, या मनोज राठी जी मानते हैं कि इन ऐसे बयानों ने, इस प्रकार के वातावरण ने हमें 55 सीटों की जगह पे 37 सीटों पर लाके खड़ा कर दिया। सवाल केवल इतना है राठी साहब, कोई नजरिया है आपका इसमें, कोई आपका आकलन है कि हम इन बयानों के कारण 31 से 37 में आ गए, या 55 आ सकते थे, हम 37 पर रह गए। मैं तो एक बात कहूंगा कि बार बार आपको कि जिस प्रकार अगर कोई इस प्रकार का कोई है तो उस पर मंथन करा जाएगा, पार्टी के अंदर चर्चा होगी, डिस्कस होगी, उसके बाद में कोई फैसला होगा। मैं तो एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा कि बार बार मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी की ऐसी कोई विचारधारा नहीं है, ऐसे कोई विचार बयान नहीं है। कांग्रेस के ऐसे कोई विचार नहीं है। राठी जी इस बात पर हैं, लेकिन मेरा समय हो रहा है समाप्त। महत्वपूर्ण बात यह है कि एग्जिट पोल के अनुमानों को धता बताते हुए हरियाणा का परिणाम आया है। हरियाणा के परिणामों से भारतीय जनता पार्टी में उल्लास का वातावरण है, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग जी का मानना है कि यह परिणाम कांग्रेस की सेहत सुधारने में मददगार हो सकता है। कांग्रेस को रीथिंक करने की जरूरत है। अगर कांग्रेस कुछ अपने आप में सुधार करती है तो महाराष्ट्र और झारखंड में बेहतर प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेगी।
जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कांग्रेस प्रवक्ता उम्मीद जता रहे हैं कि जिस प्रकार का जनादेश आया है, बैकडोर से सरकार चलाने की कोशिश शायद सिरे नहीं चढ़ पाएंगी। ये गठबंधन उन जन आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल होगा जो वहां की जनता की आवाज है। महत्वपूर्ण बात केवल इतनी है कि एक शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए और एक स्पष्ट जनादेश दोनों प्रदेश के स्तर पर उभरकर सामने आया है। ये स्पष्ट जनादेश जन आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए सादर प्रणाम।